Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hopefully you are all fine. Welcome to the Cosmos Academy. आज हम पढ़ेंगे जी स्टेट वर्सेस 200 1958। 1958 का ये एक इंसिडेंट है 200 के नाम से। तो इसको हम स्टडी करते हैं। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन जो आईन पाकिस्तान है उसको बनाना क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है और वो कितनी दफ़ा बनाया गया और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखा गया और कौन कौन सी चीज़ों को इग्नोर किया गया। अ, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हुआ। इंशाल्लाह 1973 में जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो हमारे सामने होगा और अभी तक वो जारी है। उसी के ऊपर अमल दरामद करते हुए स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चलाया जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जी स्टेट वर्सेस 200 1958। 205 Federation of Pakistan was the first constitutional case after the promulgation of Constitution of Pakistan in 1956 and an important case in Pakistan's political history. पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का ये बहुत इम्पोर्टेंट केस था। प्रोमलगेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये पहला केस था जिसमें जो सामने आया और इसके बारे में क्या किया गया, इसको फेवर किया गया या रिजेक्ट किया गया, या इसको हम स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। दोस्तों वाज द ट्राइबल पर्सन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लोरालाई इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के कबायली इलाकों का एक आदमी था। 200 लोरालाई से। Then under provincially administrated tribal areas who committed a murder and got arrested by tribal authorities. इसने मर्डर किया और ट्राइबल अथॉरिटीज ने इसको अरेस्ट कर दिया एंड हैंडेड ओवर टू लोया जिरगा विच कन्विक्टेड हिम अंडर फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। और इसको लोया जिरगा में जो है हैंड ओवर कर दिया गया और इसको क्राइम्स रेगुलेशन फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के हवाले किया गया। Relatives of Dosso challenged the decision in Lahore High Court, the then West Pakistan High Court, which ruled in favor of Dosso. उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट थी उसमें ये मुकदमा लड़ा गया और जिसने 200 की फेवर में जो है मुकदमा दे दिया। Federal government went on the Supreme Court of Pakistan, which reversed the High Court's decision by referring to the Hans-Kelsen theory of legal positivism, famously the doctrine of necessity. फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसको रिवर्स किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को ले जाया गया जिसको हैंस कैल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग लीगल पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग देखा गया, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं। केस फैक्ट्स ये थे जी। 200 रेजिडेंट ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लोरालाई कमिटेड अ मर्डर एंड गॉट अरेस्टेड बाय द लेविस फोर्सेस which handed him over to the tribal authorities, where he was trialed by लोया जिरगा। लोया जिरगा में इसका ट्रायल चला था। 200 ने एक मर्डर किया था और उसको अरेस्ट कर लिया गया लेविस फोर्सेस की तरफ से और लोया जिरगा में इसका मुकदमा चला। ही वॉज चार्ज for murder under the section 11 of FCR 1901 and was convicted फॉर इट बाय लोया जिरगा। ये जो मर्डर था इस पे चार्ज लगा सेक्शन 11 का ऑफ द FCR 1901। 1901 में इसका जो है FCR 1901 में इसका चार्ज लगा। 200 रिलेटिव चैलेंज द डिसीजन ऑफ लोया जिरगा इन लाहौर हाई कोर्ट। 200 के रिश्तेदारों ने इस मुकदमे को चैलेंज कर दिया। इस डिसीजन को बिल्कुल ना मानते हुए इसको चैलेंज कर दिया। द हाई कोर्ट considered the case according to the 1956 Constitution of Pakistan and ruled in favor of 200।
200 की फेवर में इसको रूल किया गया और इस मुकदमे को चैलेंज करने के बाद 200 के हक में फैसला कर दिया गया। 1956 के कानून के मुताबिक The High Court declared that FCR is against the Constitution and Doso is entitled to equality before law under Article 5 and 7 Fundamental Rights of the Constitution। हाई कोर्ट ने कहा जी एफसीआर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है। 200 जो है वो इक्वल है। 200 इज हैविंग इक्वल राइट्स लाइक अदर्स एंड इसको भी जो लॉ के अंडर आर्टिकल 5 एंड 7 है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हुए इसके हक में फैसला सुनाया जाना चाहिए। लोया जिरगा's डिसीजन वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। लोया जिरगा के डिसीजन को बिल्कुल झुटला दिया गया। हाई कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ दोसो एंड डिक्लेयर्ड दैट एफसीआर इज अगेंस्ट द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। एफसीआर 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करते हुए दोसो को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि 200 innocent है। The Constitution of Pakistan ensures the equality and protection of citizens and declared the proceedings of Loya Jirga as null and void। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इक्वालिटी पर और प्रोटेक्शन पर काम करते हुए तमाम सिटीजन्स को उनके राइट्स देते हुए लोया जिरगा की बात को झुटलाते हुए उन्होंने 200 को इनोसेंट करार दे दिया। द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वेंट इनटू एन अपील इन सेशन कोर्ट अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। इस मामले को यहाँ तक रोका ना गया। इस फेडरल गवर्नमेंट ने इस मुकदमे को अगेन चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड 13 अक्टूबर 1958 एज द डेट फॉर hearing the case, but prior to that, on October 7, 1958, first martial law was imposed in the country and Ayub Khan abrogated of the 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। अयूब खान ने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हुए मार्शल लॉ लगा दिया और इसकी हेयरिंग जो थी वो पोस्टपोन हो गई सुप्रीम कोर्ट में। इसकी 13 अक्टूबर 1956 को हेयरिंग थी, लेकिन वो फिर पोस्टपोन हो गई। आफ्टर 3 days of martial law, an order named Laws Order 1958 was issued by CMLA Ayub Khan। मार्शल लॉ लगने के 3 दिन बाद एक ऑर्डर जिसको नाम दिया गया लॉज ऑर्डर 1958 का ये इशू किए गए सीएमएलए अयूब खान की तरफ से। द ऑर्डर वाज अ न्यू लीगल ऑर्डर विच रिप्लेस्ड द ओल्ड लीगल ऑर्डर। पुराने जो लीगल ऑर्डर था 200 का उसको उसको रिप्लेस करते हुए नया ऑर्डर जारी किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 द लीगल ऑर्डर validated all the laws other than Constitution of 1956 and restored the jurisdiction of all courts। तमाम जो कोर्ट्स थी उनकी jurisdiction को रिस्टोर किया गया, उनके काम को दोबारा जारी रखने की तरफ तवज्जो दी गई और ऑर्डर दिया गया कि कोर्ट्स अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करेंगे। तो ऐसे में मुकदमा फिर से काम करने लगे, तमाम मुकदमात काम करने लगे। मार्शल लॉ इम्पैक्टेड the case significantly and raised some technical points that if Supreme Court maintains the decision of Lahore High Court, it meant that Constitution was still in force because the Lahore High Court decided the case under Article 5 and 7 of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। ये कहा गया कि कोई भी डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जो भी फैसला हाई कोर्ट देगी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये 1956 के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के आर्टिकल 5 एंड 7 में लिखा गया है। ऑल्सो इफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टिल इन फोर्स, then what will be the status of martial law regulations and laws order 1958 as it also challenged the martial law administration। ये मुकदमा अभी स्टिल चल रहा था और इस मुकदमे की वजह से जो लॉज एंड ऑर्डर 1956 था उसको भी 1958 था, इसको भी रेगुलेशंस को चेक किया गया। ऐसे में
हमें नजर आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें कोर्ट्स में होगी। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनमें होगी। ऐसे ही हम ह्यूमन राइट्स में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये जरूरी समझा जा रहा था कि एक मुकम्मल और मुत्तहिद होकर एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया जाए जिसमें तमाम लोगों को जो इख्तियारात हैं, जो राइट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर दिए जाएं और उन पर काम भी करना शुरू किया जाए कि जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको सजा दी जाए और जिस जो इनोसेंट हो उसको रिहा किया जाए। बट विल अबाउट प्रीवियस केसेस के बारे में क्या किया जाए। द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिस्टोरेशन डिसाइडेड द केस यूनानिमसली against the decision of Lahore High Court and in favor of federal government। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या कहा था जी, 200 जो है वो मर्डर उसने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 200 इनोसेंट है। दोबारा से जो है कोर्ट सुप्रीम केस सुप्रीम कोर्ट में दिया गया और रिस्टोर किया गया इस डिसीजन को कि 200 इज नॉट innocent, he will be sentenced against any law and against any Supreme Court based its decision on Hans Kelsen theory of legal positivism, pure theory of law। सुप्रीम कोर्ट जो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एंड पॉजिटिविज्म के मुताबिक काम कर रही थी। नेचुरल लॉ था उसमें, पॉजिटिव लॉ एंड प्योर लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में क्या था जी, द ओनली फंक्शन ऑफ लॉ इज द मोनोपोलाइजेशन ऑफ फोर्स विद इन अ टेरिटरी, नॉट जस्टिस बट पीस। के इसमें जस्टिस नहीं होगा, पीस होगा, अमन होगा। इफ एक्ट्स डेफिनेशन ऑफ डिलिक्ट देन बाय सैंक्शन। Criticizes Austin for deriving a legal ought from the is। It is not necessary that every law is backed by sanction, but direct a sanction. Nonetheless, his theory suggests that sanction is an essential feature of law। इन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए जो है 200 के मुकदमा को एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचाया गया और उसको सजा दी गई। इम्प्लीकेशंस में क्या था जी, द जजमेंट लेजिटिमाइज्ड the martial law of 1958 as a bloodless scope and kind of peaceful revolution which was not resisted or opposed by the public, implied that public is satisfied with this change or revolution, so therefore this martial law is legitimized। martial law को legitimize कर दिया गया, valid करार दे दिया गया और इसको जो है अवाम की तरफ से भी फेवर हासिल हो गई। प्रेजेंटेड डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को प्रेजेंट किया गया जिसका ये स्लोगन था कि जस्टिस और पीस होना चाहिए, जस्टिस नहीं पीस होना चाहिए। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज अ सीरियस ब्लो टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और सीरियस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में लिया गया और इस मुकदमे को चलाया गया। फ्यूचर मार्शल लॉज वर इम्पोज्ड ऑन दिस बेसिस, इसी बेसिस पर फ्यूचर मार्शल लॉज लगाए गए। अयूब खान रिजीम 1958। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जी, पाकिस्तान फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटाइजेशन, tradition of governance, political institutionalization, center-province relations, and the role of Islam in public life। अयूब खान के दौर के जो ये मोटिव थे कि पाकिस्तान को एक फाउंडेशन बना के दी जाए और रिस्पेक्ट की जाए अथॉरिटीज की, इसकी ट्रेडिशंस की, इसकी गवर्नेंस पे काम किया जाए, पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशनल किया जाए इनको, सेंटर प्रोविंसेस रिलेशन बनाए जाए एंड रोल ऑफ इस्लाम इन पब्लिक लाइफ, के पब्लिक की लाइफ में रोल ऑफ इस्लाम को इम्पोर्टेंस दी जाए। हाउ द आर्मी एक्सपेंडेड इट्स रीच इनटू पाकिस्तान स्टेट एंड सोसाइटी। आर्मी की कैसे रीच हुई पाकिस्तान की स्टेट और सोसाइटी में, जबकि इसका सिर्फ काम यह था कि डिफेंस दिया जाए अवाम को और मुल्क को। हाउ बोथ डिप्लोमेसी एंड द
patronage of Islamic groups were deployed to counteract India predominance in the enduring rivalry between the two states. इन टू स्टेट्स के दरमियान राइवलरी चल रही थी, तो इस डिप्लोमेसी को भी किसी हद तक खत्म करना था और इस्लामिक जो ग्रुप्स थे उनको भी खत्म करके एक मुत्तहिद कौम बनाना थी। इसका बैकग्राउंड क्या था जी? अयूब खान वाज अ जनरल इन आर्मी रॉयल आर्मी में अयूब खान जनरल थे। आर्मी चीफ आफ्टर पार्टीशन पार्टीशन के बाद ये आर्मी चीफ भी थे। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इन सिकंदर मिर्जा कैबिनेट डिफेंस मिनिस्टर भी थे सिकंदर मिर्जा के कैबिनेट में। सिचुएशन बिकेम worsened during सिकंदर मिर्जा's rule as he refused to hold election। सिकंदर मिर्जा के दौर में जो हालात थे वो बहुत बदतर हो गए। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर आर्मी को अपना किरदार अदा करना पड़ा, जिसमें अयूब खान पेश पेश थे। इम्पोज्ड इमरजेंसी एंड फाइनली मार्शल लॉ इन 1958। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मार्शल लॉ कब लगाया गया अयूब खान के दौर में? तो 1958 में। Ayub Khan abrogated 19 excuse me अयूब खान एब्रोगेटेड 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। अयूब खान ने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया। बैंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड सीज्ड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को भी सीज कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी एक्टिविटीज को भी बिल्कुल खत्म कर दिया, और पूरा जो आर्मी का तसल्लुत था वो पूरे मुल्क पर कायम हो गया। अयूब्स गवर्नेंस एंड अयूब रिवाइव्ड द वाइस रीगल ट्रेडिशन इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिश की तरफ से जो तरीकाकार था बरतानवी हुकूमत का, अयूब ने इसको रिवाइव किया। ही asserted that democracy was not suited to the intellect of people। डेमोक्रेसी सूट नहीं करेगी, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ पॉलिटिकल क्लास पे वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था। He blamed the controllable politicians for Pakistan's ills। पाकिस्तान की मुश्किलात की वजह वो पॉलिटिशियंस को करार देता था जो अनकंट्रोलेबल थे, और इसमें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये सही भी है बात। इसलिए उसने जरूरी समझा कि आर्मी जो है ना पूरे मुल्क का निज़ाम चलाएगी। तो ऐसे में उसने तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बैन कर दिया। According to him, they had waged a ceaseless and bitter war against each other, regardless of the ill effect of on the country। कंट्री को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए बगैर एक ठंडी और पुरसकून जंग लड़ी गई पॉलिटिशियंस और आर्मी के दरमियान, और आर्मी इसमें विनर रही। अयूब खान promulgated basic democracy scheme in 1959 and reintroduced 19th century colonial idea of political tutelage through indirect elections and official nomination of representatives। ये एक किस्म का रेफरेंडम ही था कि अयूब खान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए प्राइम एज अ रूलिंग अथॉरिटी। तो ऐसे में रेफरेंडम का एक ही नतीजा होता है कि होना चाहिए। ही ड्रॉव दिस सिस्टम फ्रॉम फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम से ये सिस्टम लेके आया। पर्पस ऑफ बीडी सिस्टम वाज legitimize his authority as lawful ruler, के अपने अपने आप को एक लेजिटिमेट रूलर के तौर पर वो पाकिस्तान को चला सके। अथॉरिटी टू द डोर स्टेप ऑफ पीपल, लोगों के डोर स्टेप तक उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अपकमिंग इलेक्शंस के लिए
वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर काम करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। Structure of basic democracy, local government of Ayoub's regime, डिविजनल काउंसिल्स में 18 मेंबर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में 81, तहसील काउंसिल्स में 617, कैंट बोर्ड्स 25, म्यूनिसिपल कमेटीज 118, टाउन कमेटीज 261, यूनियन काउंसिल्स 7577, यूनियन कमेटी 77 and union committees 449. Ayub relied more on the Civil Service of Pakistan (CSP). The CSP played an increasingly important part in his regime as a result of central role accorded to commissioners and deputy commissioners in the BD scheme and the control over development funds. अयूब अयूब खान में जो है सिविल सर्विसेज जो लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स से के अलावा सिविल सर्विसेज के जो लोग थे, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान को चलाने में उनका बहुत ही बड़ा किरदार था। द इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इन 1962 वर हेल्ड ऑन पार्टीलेस बेसिस। पार्टीलेस बेसिस पर एक नया इलेक्शन हुआ जिसको प्रोविंशियल असेंबलीज में 1962 में लड़ा गया। दिस फर्दर डीप रूटेड द पावर ऑफ लोकल landlords and landholders and biradari heads who were hostile to the development of grassroots political organization। इसमें फिर लैंड होल्डर्स और जो बिरादरी सिस्टम और जिरगा सिस्टम के जो वडेरे थे, उन्होंने पॉलिटिकली इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। Ayub introduced the public offices disqualification (TG) order (PODO) and the elective disqualification bodies (EBDO) and August 1959 respectively. In those accused had the option of trial by the tribunal for मिसकंडक्ट एंड वॉलेंटरी विड्रॉल फ्रॉम पब्लिक लाइफ। ऐसा ही है जी, कोई भी सिस्टम काम कर रहा हो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपना जो बेस्ट है वो दे, लेकिन उसके बावजूद जो अपोजिशन होती है वो कोई ना कोई मीन में निकाल लेती है। ऐसे ही अयूब खान के दौर में भी हुआ कि इन्होंने जो है इनकी जो वडेरा सिस्टम था और पॉलिटिकल पार्टीज की जो बरादरी सिस्टम था उसकी वजह से मिसकंडक्ट हुआ। पर्सन्स फाउंड गिल्टी अंडर ईबीडीओ वर टू बी automatically disqualified from membership of any elective body until after 31 December 1966। 31 दिसंबर 1966 से पहले के बाद जो गिल्टी थे डिस्क्वालिफाइड हो गए ऑटोमेटिकली और इसके मेंबर्स की तादाद में कमी आ गई। एट द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट लीडर्स वर डिस्क्वालिफाइड रीजन लॉन्गेटिविटी फॉर अंडर पॉलिटिकल ऑफ रिजीम। बहुत से लीडर्स जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। सेंसरशिप फर्दर अंडरमाइंड द ऑपोजिशन। अयूब नॉट ओनली यूज्ड द पब्लिक सेफ्टी ordinances but in 1963 promulgated the Press and Publications Ordinance in order to make the press conform the to recognize principle of journalism and patriotism। जर्नलिज्म और पैट्रियटिज्म का बहुत गहरा ताल्लुक है। इस ताल्लुक को भी कायम रखने के लिए अयूब खान ने बहुत कोशिश की और सेंसरशिप का जो आइडिया था वो डिस्कस किया गया कि कोई भी आउट ऑफ द वे जाएगा तो उसको सेंसरशिप में डाला जाएगा। अयूब्स एक्शन नॉट ओनली अंडरमाइंड रेजिस्टेंस टू हिज पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अथॉरिटarianism authoritarianism but hampered the long-term development of civil society। अयूब खान के जो एक्शंस थे उन्होंने रेजिस्टेंस को जारी रखी, अथॉरिटी सिस्टम आ गया और उसमें कोई भी सवाल जवाब करने का राइट नहीं था। एक किस्म की डिक्टेटरशिप कह सकते हैं हम। सेंटर प्रोविंस रिलेशंस। अयूब फेवर्ड द सेंट्रलाइज्ड स्टेट
सेंट्रलाइज स्टेट थी, प्रोविंशियल स्टेट नहीं थी। डिस्पाइट हिज कंसिडरेबली कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशंस, ही सिग्निफिकेंटली मेड नो एफर्ट टू मॉडिफाई द वन यूनिट स्कीम। उसने वन यूनिट स्कीम की सिग्निफिकेंस को ना समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन devolved some additions powers to the provinces। कुछ पावर्स प्रोविंसेस को दी गई, सच एज कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड रेलवे, बट hedged around this so much that little in reality was conceded। लेकिन ज्यादातर जो राइट्स थे, जो रूल्स थे, वो सेंटर के ही थे। इन इंडस्ट्रीज और रेलवेज जो थे उनको प्रोविंसेस की तरफ से राइट्स मिल गए थे, लेकिन जो ज्यादातर है सेंट्रलाइज्ड स्टेट थी। द बिगेस्ट चैलेंज इन्वॉल्व्ड द de-emphasizing of the distinctiveness of बंगाली लोगों को डिस्टिंक्टिवनेस का सामना करना पड़ रहा था, उस पर जोर दे रहे थे। अयूब suggested that this task could be better by promoted introducing the रोमन स्क्रिप्ट फॉर ऑल पाकिस्तान लैंग्वेजेस। रोमन स्क्रिप्ट को लिखा जाए तमाम लैंग्वेजेस को छोड़ के। इस तरफ अयूब खान की सजेशन थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेड डाउन द 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द बर्थ ऑफ दैट ग्रेट बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 and later banned the broadcasting of his poetry। रविंद्रनाथ टैगोर की सेलिब्रेशन की गई, लेकिन बाद में इसकी ब्रॉडकास्ट पर पाबंदी लगा दी गई। एक्टिविस्ट्स रिटेल्ड by challenging street signs and name plates from Urdu to Bengali throughout ढाका। बंगाली से जो लोग थे उनको उर्दू की तरफ ज्यादा रुझान करने की कोशिश की गई। साइंस और नेम प्लेट्स थे वो भी उर्दू में बनाने की तरफ तवज्जो दी गई। अयूब रिजीम सा पंजाबी पख्तून डोमिनेशन अगेंस्ट मुहाजिर्स एंड अदर एथनिक ग्रुप्स लाइक सिंधी। पख्तून डोमिनेशन नजर आई अयूब खान के दौर में। पंजाबी और पख्तून डोमिनेशन थी। महाजर्स को उनके राइट्स हासिल नहीं थे और सिंधियों को भी उनके राइट्स हासिल ना थे। द फेडरल कैपिटल फ्रॉम कराची टू द न्यू सिटी ऑफ इस्लामाबाद डीप इन पंजाब बिसाइड द मारगला हिल्स एंड एडजेसेंट टू द आर्मी हेडक्वार्टर्स एट रावलपिंडी। यानी ज्यादातर जो रुझान था वो पंजाब की तरफ से, पंजाब की तरफ ही था। फेडरल कैपिटल फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ कर दिया गया। कराची के बजाय इस्लामाबाद को हेडक्वार्टर बना दिया गया और कैपिटल बना दिया गया। सिंधीज बंगाली एंड महाजर्स अपोज्ड दैट डिसीजन, इस डिसीजन को अपोज किया। द मेन लीडर्स ऑफ दीज प्रोविंसेस बिकेम द मेजर विक्टिम ऑफ ईबीडीओ। Moreover, rapid but uneven economic development increased this alienation. Rather, it could created national unity. It created differences। इस सारे जो सिनेरियो था इसमें डिफरेंसेस पैदा हुए ज्यादातर पंजाबियों को, और ज्यादातर जो थे यहाँ पर रहने वाले पहले से ही मौजूद लोगों को, पख्तून को ज्यादा डोमिनेशन हासिल हुई, पंजाबियों को ज्यादा डोमिनेशन हासिल हुई। ऐसे में मुहाजिर्स को और सिंधीज को उनके बेसिक राइट्स की तरफ ना ले जाया गया। तो आज के लिए इतना ही होगा। इंशाल्लाह कल परसों से हम इस्लामियात और करंट अफेयर्स की भी अगर आप कहेंगे तो क्लास ले लेंगे, अगर आप कहेंगे तो टेस्ट ले लेंगे। सिलेबस के साथ टेस्ट आप लोग नोट्स खुद तैयार करें, और नोट्स मैं दे दूंगी, आप टेस्ट तैयार करें, और इसके बारे में आप मुझे बता दें। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ये सारी इंफॉर्मेशन। तो आप लोग कल के टेस्ट के लिए जरूर तैयार हो। मैं कल इंशाल्लाह जरूर टेस्ट लूंगी 100 मार्क्स का इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।